रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ जो एक लिटरेरी आदमी और अहम शख्सियत मौजूद हैं, आप देख ही रहे हैं, जनाब सजाद परवेज़ साहब, जो कि आजकल कंट्रोलर न्यूज़ पंजाब, जो कि रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ के हम कह सकते हैं कि पूरे पंजाब के इंचार्ज हैं। अस्सलाम वालेकुम सजाद। वालेकुम अस्सलाम अमजद अली कलियार साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप अपने प्रोग्राम के लिए मुझे ये मौका दे रहे हैं कि मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए अपनी बातें, अपने तजर्बात आपके जो नाजरीन हैं और जो आपके फ़ैन्स हैं उन तक पहुंचा सकूं। बहुत शुक्रिया सजाद भाई। कैसे रेडियो में आए? कलियार साहब, रेडियो पे आने का शौक़ मुझे इस तरह हुआ कि मेरे चचा थे, अब्बू के कज़न हादी हसन, वो रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद में गेस्ट प्रोड्यूसर थे। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ सन 80 की दहाई की और 90 की दहाई की। और उस ज़माने में गेस्ट प्रोड्यूसर खाली खाल होते थे और किसी हर स्टेशन पे भी नहीं होते थे। और गेस्ट प्रोड्यूसर बनने के लिए बहुत बड़ा नाम, ब्रॉडकास्टर होना ज़रूरी था। तो जो हादी हसन साहब थे, मेरे अब्बू के फ़र्स्ट कज़न, हैदराबाद में मुकीम थे, हैदराबाद रेडियो में गेस्ट प्रोड्यूसर थे। वो साल में कुछ माह के लिए लंदन जाते थे और फिर BBC लंदन से भी प्रोग्राम करते थे। तो जब वो भावलपुर आते थे तो हमारे घर ही स्टे होता था, तो वो वहाँ से हैदराबाद रेडियो से NOC लेके आते थे और रेडियो पाकिस्तान भावलपुर में आके वो प्रोग्राम भी करते थे 10-11 दिन के लिए जब आते थे। तो उनके साथ एक दो दफ़ा रेडियो स्टेशन जाना हो तो मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं भी माइक्रोफ़ोन पे बोलूँ, मेरी आवाज़ भी रेडियो से नशर हो और लोग जाने। उस वक्त मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, BCom का तालिब इल्म था। तो मैंने हादी से कहा कि मुझे भी शौक़ है आपकी तरह। तो उन्होंने रुका लिख के दिया। उस वक्त स्टेशन डायरेक्टर थे बहावलपुर में अकील अशरफ साहब, बहुत बड़ा नाम ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में। आजकल वो अमेरिका में है, रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। तो मैं वो रुका लेके उनके पास चला गया। ज़िंदगी में पहली दफ़ा गया और स्टेशन डायरेक्टर को मैंने कहा कि जनाब ये उन्होंने लिख के दिया है कि आपके नाम रुका है कि सज्जाद परवेज़ मेरे भतीजे हैं और इनको शौक़ है तो इनको मौका दिया जाए। तो अकील साहब ने देखा और एक प्रोड्यूसर को बुलाया कि भाई ये नौजवान हैं, ज़रा इनको शौक़ है। तो वो मुझे अपने कमरे में ले गए और उन्होंने कहा आप क्या कुछ करते हैं? तो हम ऐसा करते हैं कि हम ना होनहार तालिब इल्म के तौर पे, जो नौजवानों का प्रोग्राम उस वक्त होता था बज़्म तलबा के नाम से, उसमें हम आपका इंटरव्यू नशर करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो वो फिर अगले हफ्ते उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा इंटरव्यू नशर किया और 50 रुपये का मुझे चेक भी दे दिया। एक हफ्ते बाद चेक भी आ गया और यूँ मेरा इंटरव्यू नशर हुआ। यानी रेडियो पाकिस्तान से ही मेरा पहला तारुफ था। अच्छा, मैंने ये समझा कि मेरा इंटरव्यू नशर हो गया तो हर हफ्ते मौका मिलेगा, पता चला ऐसा नहीं है। उसके लिए बाकायदा ऑडिशन होता है और एक तरीक़ा है। उसके बाद आप मुख्तलिफ मराइल से गुजर के तो बतौर आप RJ फिर RJ नहीं, उसके बाद ये हुआ कि फिर एक दफ़ा अब्बू के साथ हैदराबाद जाना हुआ तो फिर शौक़ था। तो फिर हादीजा, अच्छा वो चूँकि हादीजा वहाँ गेस्ट प्रोड्यूसर थे और वहाँ हैदराबाद से, वो उस ज़माने में मुझे याद है प्यामी एक बड़ा मारूफ प्रोग्राम होता था हर हफ्ते, जिसमें जो सामीन के खतूत उनके जवाब दिए जाते और वो हर रेडियो स्टेशन का एक बड़ा अहम प्रोग्राम होता था। तो वो हादी चचा करते थे, तो मुझे वो ले गए रेडियो स्टेशन। उस वक्त वहाँ रबिया अकरम, जो रबिया सईद के नाम से थी, अभी वो कराची में हाल ही में डिप्टी कंट्रोलर रिटायर हुई हैं प्रोग्राम से, रबिया अकरम के नाम से। तो वो थी, तो मुझे वो उनके पास ले गए कि भाई ये हमारे भतीजे हैं, हैदराबाद आए हैं, तो इनका इंटरव्यू। उन्होंने भी वहाँ वो नौजवानों के प्रोग्राम में इंटरव्यू के तौर पर नशर की। और ऑडिशन कब हुआ? हाँ, ये बात अहम है कि आप मुख्तसर चाह रहे हैं कि कट शॉर्ट करूँ। असल में मैं जितना लंबा सफ़र है थोड़ा सा मैं उतना टाइम ले रहा हूँ ना, फिर होता रहा। लेकिन मैं धुन का पक्का था, लगे रहे। जमील अख्तर साहब, यास्मीन जमील साहिबा से भी बात हुई। फिर साजिद दुरानी साहब, कुछ ज़माने में प्रेजेंटेशन उनके पास थी, उनके पास गए तो उन्होंने दरवाज़ा बंद करके बिठा के कहने लगे कि अगर तो तुम्हें कोई फिनंशियल प्रॉब्लम है फिर तो मैं 19-20 कर सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, फिनंशियल प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है, मुझे शौक़ है। कहता है फिर प्रॉपर तुम्हारा हम ऑडिशन लेंगे। ऑडिशन हुआ, पहले आर्जी हुआ इब्तदाई, फिर दोबारा, इस तरह 3-4 ऑडिशन हुए। और दिसंबर सन 1997 की बात है कि मैं पहली दफ़ा शहरनामा के तौर पे, मैं एंकर के तौर पे, मेरी वॉइस जो थी वो रेगुलर आर्टिस्ट के तौर पे रेडियो पाकिस्तान से गूंजी। साजिद दुरानी साहब ने ऑडिशन लिया और अप्रूव किया था अकील अशरफ स्टेशन डायरेक्टर ने। वो फिर सफ़र शुरू हुआ। 2002 तक मैंने रेडियो भावलपुर से हर प्रोग्राम किया। फिर उन दिनों ऐड आई 2000 में, ये बाकायदा परमानेंट के लिए सब एडिटर्स की 21 पोस्ट थी। आज भी मुझे याद है कि 14 अगस्त सन 2000 को ऐड आई और तकरीबन 23 नवंबर 2001 को इंटरव्यू हुआ, और 23 नवंबर 2000 को टेस्ट हुआ और 23 मई 2000
1 को लाहौर में इंटरव्यू हुआ और 28 मार्च 2002 को हमारी एकेडमी में ज्वाइनिंग हुई, यानी तकरीबन 1.5-2 साल का अरसा लगा। और जब मेरी जिस दिन ज्वाइनिंग हुई उस दिन भी मेरा प्रोग्राम रेडियो भावलपुर से बतौर कंपेयर अज़्म जवां नशर हुआ, और उन्हीं दिनों में जो आखिरी PBC रीजनल एक्सीलेंस अवार्ड हुए थे तो मेरे प्रोग्राम ने बेस्ट कंपेयर का अवार्ड भी मैंने रीजनल जीता था। फिर एकेडमी में रहे हम 3 महीने, 28 मार्च 2002 से 28 जून तक। फिर हमारे पूरे बैच की पोस्टिंग इस्लामाबाद होगी, मेरा अपने बैच में दूसरा नंबर था पूरे पाकिस्तान में। और फिर मैं नवंबर 2002 में मैंने बहावलपुर में एज ए सब एडिटर ज्वाइन किया। वो सफ़र जारी रहा। फिर 2010 भी बहावलपुर में, पहली पोस्टिंग इस्लामाबाद हुई थी। अच्छा। 6-8 महीने वहाँ गुजारे पूरे बैच को, क्योंकि हमारा सेंट्रल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन इस्लामाबाद में, तो पता चले पूरे बैच को कि इस्लामाबाद में 24 घंटे जो खबरों का काम है वो कैसे होता है। फिर उसके बाद 2009 में मेरे दोबारा इस्लामाबाद ट्रांसफ़र हुआ। 2009 जून से 2010 अगस्त तक मैं इस्लामाबाद रहा, फिर भावलपुर आ गया। और फिर मेरा जब भावलपुर में मेरी एज असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर डिप्टी कंट्रोलर न्यूज़ प्रमोशन हुई, तब तक आप भावलपुर में रहा। अच्छा, हम भावलपुर तक ही रहते हैं कि आपने भावलपुर में डिप्टी कंट्रोलर की पोस्ट तक आपने वक्त गुजारा, तो कैसे वहाँ सिर्फ तो न्यूज़ का शोबा होता है जी भावलपुर में आपकी जो हम कभी किताब पे भी बात करेंगे 22 लोग जो आपकी किताब है, तो ये सारे इंटरव्यू तो भावलपुर में किए आपने जी। तो न्यूज़ वाला बंदा कैसे प्रोग्राम में जाके लोगों के इंटरव्यू करता है, तो ये कैसे हुआ? असल में कलियार साहब, अगर आप दुनिया भर के रेडियो स्टेशंस का जायज़ा लें तो वहाँ अमूमन एक टर्म इस्तेमाल होती है ब्रॉडकास्टर या ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट, कि जो रेडियो रेडियो के अंदर आ गया, माइक्रोफोन पर बोल बैठा, तो उसको ब्रॉडकास्टर कहते हैं। ये हमारा चूँकि ब्रिटिश सिस्टम के साथ चल रहा था तो हमारे खाने बने हुए हैं कि ये शोबा न्यूज़ है, ये शोबा प्रोग्राम है, जबकि टैलेंट ज़रूरी नहीं कि शोबा प्रोग्राम के लोगों में हो, या तमाम टैलेंट शोबा न्यूज़ के हर शख्स के अंदर माइक्रोफोन पर बोलने का हो। हमारे कई प्रोग्रामर बहुत अच्छे लिख सकते हैं लेकिन वो माइक्रोफोन पे नहीं बोल सकते। इस तरह हमारे न्यूज़ के कई साथी बहुत अच्छी खबरें बना सकते हैं लेकिन माइक्रोफोन फ्रेंडली आवाज़ नहीं होती, अल्लाह ताला का अतिया होता है। तो मैं अपने आप को इस लिहाज से खुशकिस्मत समझता हूँ कि चूँकि ज़माना तालिब इल्मी में, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं प्रोग्राम हर किस्म के किए, प्रोग्रामिंग का भी तजर्बा था, फिर न्यूज़ में आया तो वो प्रोग्रामिंग का तजर्बा मेरे बहुत काम आया कि मुझे ब्रॉडकास्टिंग की दोनों जहतों से आशनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको इस्तेमाल किया। और बहावलपुर कहने को छोटा स्टेशन लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान में बहुत है। वहाँ बैठ के जिस तरह आपने 22 लोग की बात की, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ किए। मकामी ख़बरों में मैंने साइन ट्यून इंट्रोड्यूस कराई, मकामी ख़बरों में मैंने वॉइस को एक्चुअलिटी उस वक्त इंट्रोड्यूस कराई जब ये नेशनल न्यूज़ में भी नहीं थी। और बहावलपुर में एक ट्रेंड दिया मैंने कि जो अहम पर्सनालिटी थी उसको बुलाते थे, स्टूडियो में इंटरव्यू करते थे, फिर उनकी वॉइस इस्लामाबाद भी भिजवाते और लोकल न्यूज़ में भी उनको नशर करते। और बहावलपुर में मैं शायद वाहिद शोबा ख़बर से ताल्लुक़ रखने वाला था जिसने उस शोबा ख़बर में रहने के बावजूद कई अहम प्रोग्राम को अनाउंसमेंट्स के तो नहीं, अलबत्ता कंपेयरिंग की। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि कंपेयर नहीं आया तो प्रोड्यूसर का फ़ोन आ गया, यार सजाद तू जाके बैठ जा, इस टाइम शाम को कोई नहीं, सरे शाम तू जाके कर ले। बड़े दिन हुआ करते थे, मुझे याद आता है। आप तो खैर बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। मैं अगर 2005-6 की बात करूं तो हम बाहर खड़े होते थे, जो एंकर बोल रहे होते थे उनसे मिलने के लिए, जैसा कि नियाज़ अहमद अब्बासी साहब, बड़ा नाम था सुनते थे हम उन्हें, और भी अजमल मलिक साहब, बहुत बड़ी बहावलपुर का बड़ा फखर, और जो भी महफिल नात होती है बहुत कमाल। और इसी तरह और बड़े बड़े एक अकील साहब भी होते थे। जी जी जी। अच्छा, ये सारे हम लोग सुनने के लिए बाहर खड़े होते थे। अब माशाल्लाह आपका अपनी एक शनाख्त है जी। तो अच्छा, उस वक्त आपने सबसे पहले इंटरव्यू किसका किया था जिसका आप? मैंने अच्छा एक और मैं आपको बात बताऊं कि मैं लिखने का शौक़ मुझे पहले से था ज़माने तालिब इल्मी से, और रेडियो ज्वाइन करने से पहले ही मेरे मज़ामीन रोज़नामा जंग द न्यूज़ में छपते थे। बल्कि जब रज़ा अली आबदी बहावलपुर पहली दफ़ा आए थे अपनी किताब शेर दरिया की लॉन्चिंग के लिए, उस वक्त मैं तालिब इल्म था, मैंने उनका एक तफसीली इंटरव्यू किया था। बहावलपुर से अभी तक निकलता है 15 रोज़ा हकीकत, वाहिद 15 रोज़ा रिसाला, जो कलर टाइटल से बाकायदगी से सईद अहमद साहब सीनियर साफ़ी वो निकालते हैं। और वहाँ उनके साथ उस वक्त एडिटर थे, बहुत बड़े साफ़ी नाम है इस वक्त हमारे, खालिद खलील सैयद। हम इनसे जूनियर थे तो हम इनके साथ जाते थे इंटरव्यूज़ करने के लिए। तो हकीकत में बहुत लिखा, बहुत से लोगों के रेडियो में आने से पहले इंटरव्यू किए, मसलन शाजिया खुश्क, शौकत अली गुलकार, इसके अलावा इरम हसन, फिर बहुत बढ़िया जो अहम नाम, रज़ा अली आबदी, मोहतरमा बुशरा रहमान, फिर
अताउल्ला ईसा खेलवी, यानी उस ज़माने में जो अहम नाम बहावलपुर आता था तो हम उनका इंटरव्यू करने शौक़ के था। ज़िया मोइनुद्दीन, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, पठान खान, ये लोग वहाँ उस ज़माने में आते थे, शो होते थे तो हम इनके इंटरव्यू करने जाते थे। इस तरह हर तकरीबन अहम शख्स का इंटरव्यू किया और वो हकीकत में छपते थे। बड़ा मुश्किल काम होता था कि पहले आप टेप रिकॉर्डर छोटे में रिकॉर्ड करो, फिर उसको लिखना, ट्रांसक्राइब करना बड़ा मुश्किल काम था। तो इंटरव्यू का शौक़ पहले से ही था। इसके अलावा कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी। तो फिर जब रेडियो में आया, बल्कि जब ज़माने तालिब इल्म में मैं लाहौर आया और ए हमीद साहब का इंटरव्यू किया, तो वो रेडियो का जो बहावलपुर का 15 रोज़ अदबी प्रोग्राम नखलिस्तान था उसमें वो नशर हुआ। और ये बड़ी मेरे लिए एजाज़ की बात थी कि मैं एक तालिब इल्म था और मेरा इंटरव्यू अदबी प्रोग्राम में ए हमीद जैसी शख्सियत के मैंने यहाँ से करके लेके गया छोटे रिकॉर्डर पे। तो शौक़ था और बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि मैं उन खुशकिस्मत में से हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे शौक़ को मेरा प्रोफेशन बना दिया। तो अब 22-23 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक मुझे ये फील नहीं हुआ कि मैं नौकरी कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माहौल अच्छा मिला, मेरे अफसरान बहुत अच्छे। जी, आपके होते हुए कितने स्टेशन डायरेक्टर है वहाँ पे? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि जब तक, क्योंकि स्टेशन डायरेक्टर अमूमन शोबा प्रोग्राम से होते हैं, तो बाज़ औक़ात होता है कि अब आप जब तवील अरसे एक स्टेशन पर रहते हैं तो कभी आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी नॉर्मल होते हैं। लेकिन एक बात है कि जब भी कोई नए स्टेशन डायरेक्टर ज़्यादातर भावलपुर से बिलोंग करके बनते थे, तो जब भी कोई प्रोग्रामर स्टेशन डायरेक्टर बनता था तो शायद उसको उस वक्त एहसास होता था कि ये अपने काम के हवाले से जो इसकी शनाख्त इसका काम है, तो बड़ी अच्छी इक्वेशन बन जाती है। जब मैंने ज्वाइन किया तो नसरुल्लाह खान नासिर साहब स्टेशन डायरेक्टर थे, 3 साल बाद वो रिटायर हुए। तो जावेद इकबाल साहब 4-5 दफ़ा स्टेशन डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, मेरे सीनियर हैं, एहतराम करता हूँ। साजिद दुरानी साहब जिन्होंने मुझे अप्रूव किया था, एक वक्त यह आया कि वो मेरे स्टेशन डायरेक्टर 3 दफ़ा बने। इसके अलावा खालिदा नुज़रत डायरेक्टर प्रोग्राम रिटायर हुई, वो आई। और अच्छा, उनका भी मैं एक ज़माने में कंपेयर था और फिर एक वक्त आया कि मैं ANE था, वो मेरी स्टेशन डायरेक्टर थी। ज़्यादातर जो भावलपुर की तवील अरसे तक स्टेशन डायरेक्टर वही बनते रहे जिनका मैं पहले कंपेयर रहा था। तो उनके साथ मुख्तलिफ हैसियतों में काम किया, तो उनकी शख्सियात को भी मुख्तलिफ हैसियतों जानने का, परखने का मौका मिला। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्टेशन डायरेक्टर की, तारिक शाह साहब मुल्तान से आए, 7 साल गुजारे। नईम मलिक साहब नहीं बने थे? नईम शाह साहब मेरे नईम शाह साहब रिटायर हुए एज ए डिप्टी कंट्रोलर, मेरे प्रोड्यूसर रहे जब मैं आर्टिस्ट था, तो उनके साथ मैंने तवील अरसा काम किया। फिर वो सीनियर प्रोड्यूसर में सब एडिटर, फिर वो PM में ANE, इस तरह वो स्टेशन डायरेक्टर इत्तेफाक से नहीं बन पाए। और इसके अलावा मैंने तस्लीम लंगा साहब एक 6-7 महीने के लिए आए थे, अभी जब मैं DC के तौर पे था, वो भी DC थे, उनके साथ काम किया। और मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया ना काम करने का प्रोफेशनली, जावेद इकबाल साहब, तारिक शाह साहब, ये मैं समझ रहा हूँ कि ये न्यूज़ की रिक्वायरमेंट को पूरी तरह समझते थे और हमें एकोमोडेट। मैंने रेडियो बहावलपुर ज्वाइन किया नवंबर 2002 में, और नासिर साहब उस वक्त स्टेशन डायरेक्टर थे, 2006 तक रहे। और उस दौरान अच्छी वर्किंग रिलेशन रहे। जब आप ऑफिस में भी तवील अरसा किसी के साथ काम करते तो अप एंड डाउन आते रहते हैं। देखना ही होता है कि नसरुल्लाह खान नासिर साहब का अगला इंटरव्यू करेंगे तो लेकिन ये कि आने वाला वक्त बताता है, तारीख बताती है कि उस दौर में किसने क्या कुछ किया। बेसिकली नासिर साहब ब्रॉडकास्टिंग का बहुत बड़ा नाम है, फिर भी नासिर साहब के साथ मजा आया। नासिर साहब की एक क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई, जो मैं हमेशा आपको बताऊं, मैं हमेशा कहता हूं कि उन्होंने ऑफिशियल रेडियो की गाड़ी का कभी मिसयूज नहीं किया था। वो अपनी गाड़ी पे मैंने उनको हमेशा देखा आते हुए। कौन सा यादगार इंटरव्यू था जो बहावलपुर में करके? हाँ, बहुत इंटरव्यू किए, बड़े मज़े आए। अब किस का नाम लूँ? जैसे अगर मैं बात करूँ तो अमीन गुलजी का इंटरव्यू किया, फिर फैज़ की साहबजादी सलीमा हाशमी का किया, भावलपुर में आए थे ये। यानी एक ज़माने में ये था कि अगर कोई भावलपुर में आता था, मुझे पता चल जाता, तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि वो रेडियो के स्टूडियो में आए और वो मैं उसका इंटरव्यू रेडियो के स्टूडियो में करूँ। अमानत अली साहब, असद अमानत अली साहब का इंटरव्यू किया, सुरैया खानम साहिबा का किया, ताउला ईसा खेलवी साहब का इंटरव्यू किया। मकसद बहुत से ऐसे नाम हैं कि मेरे इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहे जो मैंने बहावलपुर बैठ के किए। और बहुत से ऐसे लोग थे जो शायद बहावलपुर ज़िंदगी में पहली दफ़ा आए और चंद घंटों के लिए आए और मुझे मालूम हुआ और मैंने उनको कोशिश की, रिक्वेस्ट की और उनके मैंने इंटरव्यू किया। मैं ये समझता हूँ कि इतना अर्सा गुजारने के बाद अब मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है कि फ़लाँ पर्सनैलिटी का इंटरव्यू मैंने किया होता, क्योंकि जिसकी भी ख्वाहिश की, अगर वो बहावलपुर कभी आए
तो मैंने वजाहत मसूद साहब वहाँ गए, उनकी मेहरबानी अमूमन मुझे, बल्कि आप भी जी आज भी बुलाया था और मैं बड़ा मशहूर हूँ वजाहत साहब अगर हमें सुन रहे हो तो उनका, कि अगर तो आज उन्होंने हमें बुलाया था, हम अगर वहाँ चले जाते, उनकी कोई मजबूरी होगी, खैर हम ना जा सके, अगर हम वहाँ चले गए होते तो फिर आज शायद ये प्रोग्राम। और डॉक्टर आसिफ फर्रुखी का इंटरव्यू मैंने बहावलपुर में किया जब वो एक ही दफ़ा तशरीफ़ लाए, तो कलियार साहब इंटरव्यूज़ बहुत किए। एक और बात बताऊँ मैंने, जो अहम बात, यस, बहावलपुर बैठ के मैं पहला ब्रॉडकास्टर रेडियो का था, शायद अभी तक आखिरी हूँ, कि जिसने बहावलपुर से कोयटा तक रेडियो के लिए रेल का सफ़र किया। मुसलसल 11 दिन में ट्रेन के अंदर रहा, 22 स्टेशंस कवर किए, और बहावलपुर से कोयटा तक आज़ादी ट्रेन जो उस वक्त चलाई गई थी पिंडी से कराची तक, उसको मैंने रेडियो की तरफ से कवर किया, और हर घंटे बाद हर बुलेटिन में मेरी वॉइस रिपोर्ट करंट अफेयर के लिए चलती थी। तो वो भी मैं समझता हूँ कि रेडियो पाकिस्तान की वजह से मुझे एक यूनिक एक्सपीरियंस मिला। मैं ये समझता हूँ कि रेडियो की नौकरी करने के बाद मैंने अपने आप को दरियाफ्त किया, रेडियो बहुत बड़ी दुनिया है। तो रेडियो पे अगर आप सही काम करना चाहते हैं तो हर दिन अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं बुनियादी तौर पे। इलेक्शंस मैंने बहुत वहाँ कवर किए, जितने वज़ीर-ए-आज़म सदर उस दौरान वहाँ आए। मैंने अमेरिकन एम्बेसडर का भी इंटरव्यू बहावलपुर में किया, रयान सी क्रोकर का, वो एक दफ़ा वहाँ आए। जर्मन एम्बेसडर का मैंने वहाँ इंटरव्यू किया, वो बहावलपुर आए। तो फॉरनर्स के भी इस तरह मुझे इंटरव्यूज़ करने का मौका मिला, और अदबी शख्सियात का भी, मजहबी शख्सियात का भी, खेलों से ताल्लुक़ रखने वालों का, तो तकरीबन हर फील्ड के लोगों के इंटरव्यू किए। डीसी तक आपने वहाँ जॉब की, तो आपके मातहत भी कुछ न्यूज़ एडिटर और जी मेरे जी मेरे साथ मेरे 2 दफ़ा मेरे मातहत एक राना रिजवान साहब रहे जो अब असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर हैं, फिर माजिद अली महमूद मेरे अंडर रहे जो अब इस्लामाबाद में न्यूज़ एडिटर हैं। इसके अलावा अहम बात आपको ये भी बताऊं कि मैं बहावलपुर जब मेरी पोस्टिंग थी, तो चूँकि मैं रीजन में साउथ पंजाब में सीनियर था लाहौर पोस्ट होने से भी पहले, तो जब सदर पाकिस्तान या वज़ीर-ए-आज़म मुल्तान साउथ पंजाब के किसी भी रीजन पे आते थे, इवन मुल्तान में भी, डीजी खान में भी, तो मैं ऑफिशियली मेरी हेडक्वार्टर ड्यूटी लगाता था कि मैं मुल्तान रेडियो पे जाके सदर पाकिस्तान को, वज़ीर-ए-आज़म को कवर करता था। और जब यूसुफ गिलानी साहब मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, वज़ीर-ए-आज़म थे, तो वो बतौर वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने एक दफ़ा ईद उल फितर के अगले दिन उन्होंने मुल्तान आना था। तो मुझे डायरेक्टर न्यूज़ ने कहा कि आप जाएं और आपने वहाँ कवर करना है। तो ऐसा भी हुआ था कि ईद की रात को मैं मुल्तान पहुँच गया था, और 2 दिन मैंने ईद के मुल्तान गुजारे। होटल में रात को अकेला था, होटल खाली था क्योंकि सब लोग ईद के लिए घर गए हुए थे। और इसके अलावा बात मेरी लंबी हो रही है, ज़िंदगी की जो पहली ओबी थी वो 14 फरवरी 2003 को मैंने की थी, और उसमें भी मैंने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म का छोटे रिकॉर्डर में इंटरव्यू किया था। हालांकि साथ मेरे प्रोड्यूसर और इंजीनियर भी गए थे, लेकिन वो नहीं कर सके थे। अब्दुस्ताल आलेका साहब मरहूम का जनाजा था हारूनाबाद में, और वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त के ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब तशरीफ़ लाए थे, बहुत बड़ी और शख्सियात भी आई थी। तो मैंने उस वक्त छोटे रिकॉर्डर पे उनको रिकॉर्ड किया था, और वही रिकॉर्डिंग शोबा प्रोग्राम ने और इस्लामाबाद नेटवर्क पे इस्तेमाल हुई थी, और ख़बरों में भी नशर हुआ था कि वज़ीर-ए-आज़म ने हमारे नुमाइंदे सज्जाद परवेज़ को। तो वो मेरी ज़िंदगी की पहली ओबी थी, और मैं समझता हूँ कि उस पहली ओबी पे मैंने वज़ीर-ए-आज़म को रिकॉर्ड किया। तो ये आज तक मेरे लिए अहम बात है। सज्जाद साहब के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे रेडियो के बारे में, कि रेडियो पाकिस्तान इस वक्त जो मसाइल का शिकार है, रेडियो पाकिस्तान में उस तरीके से वो लिसनर बहुत कम हुई, लिसनर की तादाद वो क्यों हुई, इस पर बातचीत करेंगे। और कुछ प्रोग्राम के जो प्रोड्यूसर हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जैसे नसरुल्लाह खान नासिर साहब और साजिद दुरानी साहब के पास भी हम बहुत जल्द जाएंगे। उन्होंने भी बड़ा एक, वो खुद भी बहुत अच्छे ब्रॉडकास्ट, आवाज़ बहुत अच्छी थी, उनसे भी बातचीत करेंगे। और सज्जाद साहब से अब लाहौर का जो सफ़र है वो हम अगले प्रोग्राम में रखेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अमजद कलियार को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सज्जाद परवेज़ साहब, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे, और फिर ये सिलसिला कोशिश करते हैं हम जारी रखेंगे। और बहुत सारे हमारे शायर, अदीब और रेडियो से जुड़े लोग, फ़न से जुड़े लोग, अदब से जुड़े हुए लोगों को आपसे मिलवाएंगे। अपने मेज़बान अमजद कलियार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।